हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन फंक्शन। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर कहीं ना कहीं मैं बड़े मार्क्स की बात करूँ तो ये 6 नंबर तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर है, मैं साथ साथ करवाते हुए आपको वो चीज़ बताता भी जाऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का मतलब है चीज़ों को प्रोड्यूस करना। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का मतलब क्या है? चीज़ों को प्रोड्यूस करना। और अगर मुझे कोई भी सामान प्रोड्यूस करना है, से मुझे ये पेन बनाना है, तो इस पेन को बनाने के लिए मुझे क्या चीज़ लगेगी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब वो फैक्टर्स जो आपको प्रोडक्शन करने में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ 4 ही समझते हैं हम: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमारे चारों के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसको हम कंबाइन करते हैं ताकि हम कहीं ना कहीं कुछ सामान बना सके, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बना सकें। तो कहीं ना कहीं हम इसे लिखते हैं कि कुछ आउटपुट बना सकें। क्लियर? तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? कुछ सामान लगाऊं कुछ बनाने के लिए, तो कुछ इनपुट लगाऊं कुछ आउटपुट बनाने के लिए, दैट इज़ अ प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू करने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से होगी: प्रोडक्शन फंक्शन इज दस अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कॉमोडिटी। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप है, किस चीज़ की रिलेशनशिप है? फिजिकल इनपुट की और फिजिकल आउटपुट की। यानी कितनी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगाई और कितना सामान बनाया, उसके बीच का ये फिजिकल रिलेशनशिप है। तो ओके, इसके बाद जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो अगर मैं सारे फैक्टर्स ले लेता तो ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या उलझा हुआ हो जाता। तो इसलिए मैंने इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, इनकी सिर्फ 2 ही फैक्टर को स्टडी करा, एक लेबर को स्टडी करा और एक कैपिटल को। तो इसलिए उसने क्या लिखा, क्वांटिटी इज ए फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल। क्वांटिटी कहीं ना कहीं आपकी आउटपुट है, जितना सामान मैं बनाना चाहता हूं, और कहीं ना कहीं ये आप लोगों की इनपुट है, यानी लेबर और कैपिटल लगाकर मैंने कितना सामान बनाया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके यहाँ पर इसके साथ करना चाहता हूँ वो समझो। एक पूरे के पूरे चैप्टर में ना आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये 2 वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हुए मिलेंगे। अगर मैं इसको समझ गया फिर मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम इन 2 वर्ड्स को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट रन। शॉर्ट रन को समझने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ। सपोज 1 वीक बाद, 1 हफ्ते बाद दिवाली है। ओके, एज्यूम कर रहे हैं हम सिर्फ एक सिचुएशन कि भाई आज से 1 हफ्ते बाद दिवाली है, और मुझे पता है कि दिवाली पे लाइट्स जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और कहीं ना कहीं मेरी जो है लाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो अगर मुझे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मैं क्या करूं? अगर प्रोडक्शन इम्प्रूव करना है, इंक्रीज़ करना है, मैं ज़्यादा सामान बेचना चाहता हूं लेकिन है मेरे पास 1 ही हफ्ता, तो मैं कैसे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाऊं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैं 1 हफ्ते में नई फैक्ट्री खोल सकता हूं जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें इंस्टैब्लिश कर सकूं, बड़ा प्लांट तैयार कर सकूं? क्या मैं 1 हफ्ते में ये सारी चीज़ें कर सकता हूं? तो आपका आंसर आएगा नहीं कर सकता। तो फिर मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अब माइंड कहेगा भाई कहीं ना कहीं लेबर बढ़ा। तो यही बात मुझे ध्यान रखने की है और यही बात मुझे यहाँ पर समझने की है। मैंने क्या चीज़ करी वो समझो। कुछ फैक्टर्स को शॉर्ट रन में मैं चेंज कर सकता था, और कुछ फैक्टर्स को कुछ फैक्टर्स को मैं चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता था। ठीक है,
कैसे? अभी मैंने कहा कि मैं किसको चेंज कर सकता हूँ, मैंने कहा भैया मैं लेबर को चेंज कर सकता हूँ, मैं नई लेबर लगा सकता हूँ। लेकिन मैंने क्या कहा कि क्या चीज़ चेंज नहीं कर सकता शॉर्ट टाइम के अंदर? भाई मैं नई नई मशीनरी नहीं खरीद सकता। तो कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो फिक्स्ड होंगे, जिसके अंदर चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। तो फिक्स फैक्टर बेसिकली कौन सा हुआ? फिक्स फैक्टर बेसिकली आपका हुआ मशीनरी। और अगर मैं कहूँ कि वेरिएबल फैक्टर जिसमें चेंज कर सकता हूँ, तो वो है आपका लेबर। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट रन कंसेप्ट, आपका जो कंसेप्ट है उसके अंदर आपने क्या चीज़ समझी? शॉर्ट रन के अंदर आपके पास दो तरह के फैक्टर्स होंगे, एक फिक्स जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, और एक वेरिएबल जिसके आप चेंज करके अपनी प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस कर सकते हो। ओके। और अगर अब यही क्वेश्चन मैं लॉन्ग रन में स्टडी करने की कोशिश करूं, से 1 ईयर बाद दिवाली है, 1 साल बाद है दिवाली, अब क्या होगा? अब क्या समझे? तो अब आपके पास एनफ टाइम है, एक नई फैक्ट्री खोल सकते हो, नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हो। और अगर आपके पास सब कुछ का एनफ टाइम है, नई फैक्ट्री खोल सकते हो, तो वहाँ पर कोई भी फिक्स फैक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। जब मैं सब चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर जो हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स कैसे होंगे? वेरिएबल। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। क्लियर है मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें और ऐड ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि अगर मैंने कहा कि शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन के अंदर मैं टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल से कम की बात नहीं कर रहा। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है। अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर हम शॉर्ट रन को, शॉर्ट टर्म को, करंट एसेट को 1 साल से कम के लिए मानते हैं। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं 1 हफ्ते में फैक्ट्री खोलकर तैयार कर देता, तो मैं उसे लॉन्ग रन मानता। यहाँ पर टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं चेंज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। अगर मैं चेंज कर पा रहा हूँ फैक्टर्स को, सारे फैक्टर्स चेंज कर देता हूँ, तो वो लॉन्ग रन है, चाहे वो 1 दिन में कर पाऊँ। ठीक है मेरी बात? और अगर मैं कुछ फैक्टर्स को चेंज नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब वो शॉर्ट रन है, क्योंकि वो टाइम की कमी से मैं चेंज नहीं कर पा रहा। क्लियर है मेरी बात? तो कहीं ना कहीं अब हम इसको आगे स्टडी करने वाले हैं। तो देखो आपके पास आ गया है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर वो जो आउटपुट के साथ चेंज ना हो, वेरिएबल फैक्टर वो जो आउटपुट के साथ चेंज हो सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अभी अभी हमने पढ़ा, शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। और अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ये रहा। तो क्वांटिटी इज़ ए फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल, मैंने यही कहा था, लेकिन कैपिटल के ऊपर इस भाई ने बार लगा दिया कि मतलब कैपिटल जो है वो आपका यहाँ पर फिक्स फैक्टर है। यहाँ पर हम कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में। और अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है तो किस वजह से, किस चीज़ से बढ़ा सकता हूँ? तो वो है लेबर। ओके मेरी बात? तो देखो यहाँ पर हमने डायग्रामेटिकली भी इसे शो करने की कोशिश करी है। कैपिटल को मैंने वाई एक्सिस पर लिया है और लेबर को मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है। तो मैंने कहा कि कैपिटल कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। चेंजेस सिर्फ किस में आपको देखने को मिलेगा? लेबर में। तो कैपिटल कहीं ना कहीं आपके पास कांस्टेंट है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद आपके पास आ जाता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने क्या कहा था? सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो लेबर हो, दोनों के दोनों फैक्टर्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखो अब आपके पास ये, अभी के ऊपर बार लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ। इसका मतलब लेबर भी चेंज होगी और कैपिटल भी चेंज होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बात नोटिफाई करने की है कि यहाँ पर मैं वाई एक्सिस पर जब कैपिटल ले रहा हूँ और एक्स एक्सिस पर जब मैं लेबर ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं या तो मैं दोनों को बढ़ाने की कोशिश करूँगा या तो मैं दोनों को घटाने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जब मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा तो वो इस तरीके से बनेगा, ये। तो कहीं ना कहीं वो ओरिजिन से शुरू होगा और दोनों की तरफ से कांस्टेंट बढ़ने की वो कोशिश करेगा, ताकि मैं इससे ये समझ में आ रहा है कि जितनी मैं लेबर बढ़ा रहा हूँ उतनी ही प्रोपोर्शन में मैं कैपिटल बढ़ा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 10 लेबर और 10 लाख रुपए लगा रखे थे बिजनेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर मैं जब प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं अब 20 लेबर और 20 लाख रुपए लगाऊंगा। क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक कोई डाउट? तो जब मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा तो दोनों चीज़ें आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये जो K1 वाला पॉइंट है, इसका मतलब है इतनी कैपिटल इतनी लेबर लगा रखी है और इतनी कैपिटल और
इतनी लेबर लगा रखी है। तो दोनों चीज़ें कांस्टेंट रेशो में बढ़ेगी, इसलिए हमने उसे कहा कांस्टेंट फैक्टर रेशो। अब यहाँ पर मैं साथ साथ इसको और ऐड ऑन कर दूँ ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जब शॉर्ट रन की हम बातें कर रहे थे तो शॉर्ट रन के अंदर फैक्टर रेशो का मतलब लेबर और कैपिटल की जो रेशो है वो कहीं ना कहीं चेंज होती रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी लेबर और कैपिटल की रेशो सेम रहेगी, या तो वो दोनों साथ साथ बढ़ेंगी या तो वो दोनों साथ साथ कम होंगी। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर जो रेशो रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो इसलिए ये आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद आपके पास ये सब डिटेल आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। 3 वाइटल डिफरेंसेस ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, 3 मेन डिफरेंस। कहीं ना कहीं शॉर्ट रन को हम कहते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप और लॉन्ग रन को कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप। प्रोपोर्शन बोले तो अपनी देसी भाषा में रेशो, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप, यानी कि यहाँ पर जो रेशो है वो वेरी करती रहती है। अभी जस्ट हमने 1 सेकंड पहले पढ़ा कि यहाँ पर जो रेशो चेंज हो रही है, तो हमने इसका नाम क्या दे दिया? वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। और यहाँ पर जो कहीं ना कहीं आपकी रेशो है वो कांस्टेंट है तो हमने इसका नाम दे दिया कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप। डन मेरी बात? इसके बाद कहीं ना कहीं आपके पास एक और पॉइंट आ जाता है, दूसरा वाइटल डिफरेंस, स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं स्केल ऑफ आउटपुट चेंज हो रहा होगा। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, मैंने कहा था भाई यहाँ पर सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो सकती है? लेबर चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब फैक्ट्री तो एक ही है, कैपिटल तो एक ही है, 10 लाख बिजनेस में लगाए थे, पूंजी लगाई थी, वो उतनी ही है। क्या चीज़ चेंज हो रही है? सिर्फ लेबर। तो क्या आप बड़ी फैक्ट्री के मालिक बने? क्या नहीं बने ना, छोटी वाली फैक्ट्री के मालिक हो ना, यानी एक ही फैक्ट्री में आप माथापच्ची कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है आपका शॉर्ट रन। लॉन्ग रन के अंदर मैंने क्या कहा था? दोनों फैक्टर एक साथ बढ़ेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं मैंने एक फैक्ट्री और खोल दी, 2 फैक्ट्री और खोल दी, 3 फैक्ट्री और खोल दी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पर? मैं 3 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया, यानी स्केल ऑफ आउटपुट चेंज हो गया। तो यहाँ पर स्केल ऑफ आउटपुट कॉन्स्टेंट रहता है और यहाँ पर स्केल ऑफ आउटपुट कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है। तीसरा आपके पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि ये जो शॉर्ट रन फंक्शन है इसको हम कहते हैं रिटर्न टू फैक्टर। भैया एक फैक्टर की मदद से, एक लेबर की मदद से जब रिटर्न्स आते हैं तो हम उसे रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं, और हम इसे कहते हैं रिटर्न टू स्केल। क्योंकि जब यहाँ पर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो, नई फैक्ट्रियाँ खोलते हो, तभी आपके पास जो है वो पैसा आता है, आउटपुट आती है, ज़्यादा प्रोडक्शन आप कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं स्केल की वजह से आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, तो इसलिए हम इसे रिटर्न टू स्केल कहते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर डिफरेंस, ये वैसे मैं शॉर्ट में आपको बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, शॉर्ट रन के अंदर कहीं ना कहीं आपकी फैक्टर रेशो क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। यही बात अभी हमने कही, यहाँ पर फैक्टर रेशो सेम रहेगी। आउटपुट यहाँ पर इंक्रीज किस वजह से होगी? वेरिएबल फैक्टर की वजह से, और यहाँ पर आउटपुट फिक्स इंक्रीज होगी ऑल वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से। यहाँ पर स्केल ऑफ आउटपुट सेम रहेगा, यहाँ पर स्केल ऑफ आउटपुट चेंज होता रहेगा। शॉर्ट पीरियड को रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं, लॉन्ग पीरियड को रिटर्न टू स्केल। तो यानी वही बेसिक डिफरेंस थे, सिर्फ दोबारा घुमा फिरा के लिख रहा था। अब ये देखो, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिन प्रोडक्शन, ये सब आप शॉर्ट रन कंसेप्ट में पढ़ने वाले हो। तो अगर आपके पास TRJN बुक है तो उसके साइड में लिख लो कि ये शॉर्ट रन कंसेप्ट है। ओके, शॉर्ट रन के अंदर क्या मतलब? कुछ ना कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होंगे और कुछ ना कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे। ओके है, अब यहाँ तक थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा। अब आपके पास सपोज करो एक ज़मीन है, लैंड का टुकड़ा है, मैं इसे लैंड लिख देता हूँ। पूरी की पूरी ज़मीन खाली पड़ी है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो मैं इसमें यहाँ पर 0 प्रोडक्शन लिख देता हूँ। अब जैसे पूरी ज़मीन खाली पड़ी है, कहीं ना कहीं मैंने एक लेबर लगाई, तो मुझे पता है कि एक लेबर पूरी की पूरी ज़मीन को संभाल नहीं पाती, ज़मीन बहुत बड़ी है। तो कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं पहली लेबर लगाऊंगा तो प्रोडक्शन 0 से कुछ ना कुछ आएगी, 20, 30, 40 जो भी आए, तो कहीं ना कहीं 0 से सीधा शूट अप करके तेज़ी से बढ़ेगी।
अभी भी जगह खाली थी, दूसरी लेबर लगाई तो फिर और तेज़ी से बढ़ेगी, फिर उसके बाद तीसरी लेबर और फिर फोर्थ लेबर। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो मेरे पास जब 4 लेबर हो जाएगी तो 4 लेबर के बाद देखो मेरी जो जगह है वो ख़त्म होती गई है, अब मेरे पास ज़मीन के ऊपर जगह नहीं बची। तो यानी 4 लेबर तक तो मेरी प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ेगी, भागेगी भागेगी एकदम ज़रूरत से ज़्यादा। उसके बाद आपके पास पाँचवा अगर मैं लेबर लगाऊं तो क्या होगा, अब देखो वो पहले वाली की कहीं ना कहीं जगह के अंदर एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि 4 लेबर मिलकर पूरी फील्ड को कवर कर रही थी। अब अगर मैं 5वीं लेबर लगा रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो दूसरे के काम को शेयर करेगी, प्रोडक्शन तो बढ़ेगी लेकिन उस तेज़ी उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगी जितनी पहले 4 लेबर में बढ़ रही थी। कंसेप्ट समझ में आया? पहले ज़मीन खाली पड़ी थी, जैसी मैंने लेबर लगाई प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ी। ठीक है, 4 लेबर तक प्रोडक्शन बढ़ती रही क्योंकि जगह खाली थी। 5वीं लेबर जैसी आई तो वो देखो दूसरे की जगह में कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश कर रही है। अगर दूसरे की जगह में घुसेगी काम तो होगा, कहीं ना कहीं काम बंटवारा करके मिलजुल के जुगाड़ कर लेंगे, पिछले वाले से अच्छा भी कर लेंगे लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना फर्स्ट सिचुएशन में हो रहा था। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी ज़रूर लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। तो जब मैं इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा तो पहले आपके पास आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तेज़ी से, देखो प्रोडक्शन बढ़ेगी तेज़ी से, बहुत स्पीड से बढ़ेगी, बुलेट की तरह भागेगी। उसके बाद जैसे ही 4 लेबर पूरी होने के बाद 5वीं 6ठी ये 7वीं लेबर लगा रहा हूँ, ये 8वीं, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे की जगह पे घुस रही है तो कहीं ना कहीं चलो स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, काम थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, ज़्यादा काम कर पाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ज़रूर लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। ओके, और एक टाइम ऐसा आएगा, देखो अब 8 लेबर लगाने के बाद ज़मीन पर कोई जगह नहीं बची है और अगर मैं कहीं ना कहीं 9th लेबर लगा रहा हूँ तो उसका काम जमा वेस्ट है, टोटल वेस्ट है, उसकी काम की कोई वैल्यू है नहीं, वो आया ना आया बराबर है, सिर्फ मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने की जगह नेगेटिव होगी, खाली बंदा बैठ के पैसे देने पड़ रहे हैं, उसकी शक्ल देखनी पड़ रही है। तो तीनों स्टेजेस आपको कहीं ना कहीं समझ में आई। पहली स्टेजेस में आपकी प्रोडक्शन जो है वो स्पीड से शूट करके बढ़ती है, दूसरी स्टेज में आपकी प्रोडक्शन बढ़ तो रही है लेकिन धीरे धीरे, फिर वो अपने मैक्सिमम पॉइंट जितना सामान ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़मीन पर उगा सकता था वो उगा लिया, उसके बाद भी ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, लेबर लगाए जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाएगी। डन है मेरी बात? अब आप साथ साथ डायग्राम और देख लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो आपके पास कहीं ना कहीं यूनिट ऑफ लैंड है, यूनिट ऑफ लेबर, उसके बाद टीपी टोटल प्रोडक्शन, एमपी और एपी एवरेज प्रोडक्शन। इसको याद करने का टेबल का सबसे आसान तरीका है एमपी याद कर लो। देखो लैंड तो कहीं ना कहीं सेम रहेगी तो मैं इसलिए सब में 1 1 डाल रहा हूँ। लेबर हर बार बढ़ रही है 1 2 3 4 5 6 7। अब याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं इस पे एरो लगा रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या याद करनी है, एमपी। तो मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं पहले तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मार्जिनल का डिफरेंस बढ़ेगा 2 3 4। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद 3 2 1 मैक्सिमम पर पहुंच जाएगी, चेंजेस होने बंद हो जाएंगे। उसके बाद भी कहीं ना कहीं लेबर लगाई तो वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट ही शो करेगी। क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद आपके पास आ जाता है जब मैं टोटल प्रोडक्शन निकालूंगा तो मार्जिनल को ऐड करना शुरू करूँगा, तो कम से कम 2 2 और 3 5 5 और 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 15 15 और ये 14। देखो सिंपल समझते हैं, क्या समझ रहा हूँ वो समझो, फिर दोबारा भूल जाता हूँ तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, चेंज। मैंने कहा मार्जिनल मतलब क्या है, चेंज। तो चेंज कब आएगा, जब मैं एक लेबर ज़्यादा लगाऊंगा या एक लेबर कम लगाऊंगा। तो मार्जिनल प्रोडक्शन कहीं ना कहीं चेंज शो करती है, किस में चेंज शो करेगी, टोटल प्रोडक्शन में। तो ऐसे ही जब मैं मार्जिनल, मैंने आपसे पूछा भाई एक लेबर ने कितना काम किया, ठीक है, तो मैंने कहा कि 2। उसके बाद मैंने कहा कि भैया दूसरी लेबर लगाने के बाद काम में कितना बदलाव आया, तो वो कह रहा है कि भाई 2 और 3, तो कहीं ना कहीं 2 लेबर मिलकर 5 काम कर रही है, 5 यूनिट बना रही है। ओके हो गया मेरी बात? टेबल क्लियर? तो अब यहाँ पर देखते हैं टोटल प्रोडक्शन सम टोटल है आउटपुट का जो हमने बनाई है, कैसे बनाई थी, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करके।
इसके बाद ये रहा टीपी इज़ द सम टोटल ऑफ ईच वेरिएबल फैक्टर दैट इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने अभी अभी आपको बताया कि मार्जिनल का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, चेंज, कहीं ना कहीं बदलाव होता है। तो इट इज़ ए चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, ये चेंज है टोटल प्रोडक्शन में। कब होगा ये चेंज? जब एक लेबर ज़्यादा लगाऊंगा, वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड और नॉट। ओके होगी मेरी बात? फार्मूला आपके पास फिर से वही, जैसे आपने मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला पढ़ा था वैसे बिल्कुल यहाँ पर। तो मार्जिनल यूटिलिटी की जगह हमने यू को हटाकर क्या कर दिया, हमने पी लगा दिया। तो टोटल प्रोडक्शन एन माइनस टोटल प्रोडक्शन एन माइनस वन। ओके हो गया। और कहीं ना कहीं टोटल प्रोडक्शन, जब मैं मार्जिनल प्रोडक्शन का टोटल करता जाता हूँ, समीशन करता जाता हूँ, तो आपकी टोटल प्रोडक्शन आती चली जाती है। आप चेक भी कर सकते हो। देखो मैंने अगर आपसे पूछा भाई 2 यूनिट के लिए आपने कितना सामान बनाया, तो एक लेबर 2 फिर 3, तो कहीं ना कहीं टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई? टोटल आपको क्या कहा, 5 हुआ ना। अब मैं पूछूँ 3 के लिए, तो ऐसे ही आप ऐड करते चले जाओगे। एवरेज प्रोडक्शन, कहीं ना कहीं जब आप टोटल प्रोडक्शन को लेबर से, क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे, तब आपके पास वो बन जाएगा एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं जब आप ये देखो टोटल प्रोडक्शन को ये रहा वेरिएबल से डिवाइड करोगे, 2/1 दैट इज़ 2, उसके बाद 3/2 दैट इज़ 1.5, सॉरी टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करना था। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2.5, उसके बाद 9 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया आपके पास 3, 4 12 डिवाइडेड बाई 3, तो कहीं ना कहीं ये भी 3, उसके बाद 14 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ 2.8 ऑलमोस्ट। इसके बाद आपके पास 15 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया आपके पास 2.5, उसके बाद 15 डिवाइडेड बाय 7, ये आपके पास 2.1। तो देखो आपको कहीं ना कहीं क्या चीज़ दिखाई दे रही है, उसे ध्यान से समझना, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो टोटल प्रोडक्शन जो है वो पहले कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होने के बाद मैक्सिमम पहुंच रही है और कहीं ना कहीं वो गिरना शुरू हो गई। डायग्राम समझ में आ रहा है, टेबल समझ में आ रही है, हमने क्या करने की कोशिश करी, आपको क्लियर कट समझाऊँगा, टेंशन मत लेना। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है नेगेटिव एमपी। क्या मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो सकती है? यस, एमपी नेगेटिव हो सकती है। कब हो सकती है? जब मैं एम्प्लॉयमेंट को एक्सेसिवली एम्प्लॉयड कर दूं, ज़रूरत से ज़्यादा मैं वर्कर्स लगा दूं, तो कहीं ना कहीं मेरी जो एमपी है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। ओके, देखो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से पहले हमें एक रिलेशनशिप को चेकआउट करना पड़ेगा। वो रिलेशनशिप है आपकी रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमबी, टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। ओके, तो कहीं ना कहीं हम सबसे पहले डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो रिलेशनशिप है बिल्कुल क्लियर हो जाए। फर्स्ट स्टेज के अंदर टोटल प्रोडक्शन मैंने कहा तेज़ी से बढ़ेगी, तेज़ी से बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं वो बढ़ेगी ज़रूर लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, और उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगी। तो यही 3 चीज़ या 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रही है, सेकंड जहाँ पर वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और थर्ड स्टेज जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू हो गई। तो मैं कहीं ना कहीं इससे नीचे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्जिनल प्रोडक्शन का डायग्राम और देखेंगे ताकि हमारा रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाए। अब मार्जिनल, तो कहीं ना कहीं जब आपकी टोटल प्रोडक्शन तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है फर्स्ट स्टेज में, तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रही होगी। ओके मेरी बात। इसके बाद कहीं ना कहीं जब सेकंड स्टेज में टोटल प्रोडक्शन गिर रही है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो आपकी गिरना शुरू हो जाएगी। कब तक गिरती रहेगी? जब वो ज़ीरो हो जाएगी तो टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं मैक्सिमम, और इसके बाद वो नेगेटिव निकल जाएगी मार्जिनल प्रोडक्शन, और टोटल प्रोडक्शन जो है वो आपकी गिरना शुरू हो जाएगी। बेसिकली हमने 3 स्टेजेस में क्या क्या देखा वो समझो। एमपी अगर बढ़ रही है, मैं एमपी के रिलेशन में टीपी को स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं देखो डायग्राम देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। अगर एमपी इज इंक्रीजिंग, अगर एमपी बढ़ रही है, देन टीपी इज इंक्रीजिंग एट, देखो टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रही है, मैंने कहा ना तेजी से, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ओके हो गया, डायग्राम से क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं। मैंने कहा दूसरी स्टेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूसरी स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्शन कम हो रही है,
तो इसलिए टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रही है लेकिन घटती दर पर, डिमिनिशिंग रेट पर। तो हम लिखेंगे कैसे, MP इज डिक्रीजिंग, जब MP इज डिक्रीज कम हो रही होगी तो टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। क्लियर हो रही है मेरी बात। जब MP गिर रही होगी, डिफरेंस कम हो रहा होगा, तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो जरूर रही होगी लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। तीसरा रिलेशनशिप हम क्या लिखेंगे, देखो ये, जब MP ज़ीरो, तीसरा रिलेशनशिप, जब MP ज़ीरो हो जाएगी तो टोटल प्रोडक्शन कहीं ना कहीं मैक्सिमम हो जाएगी। देखो जब MP ज़ीरो है टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है। फोर्थ रिलेशनशिप हम डायग्राम से देखकर लिखने वाले हैं, कुछ नहीं करना, जब MP आपकी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट्स फॉलिंग, गिरना शुरू हो जाएगी। ओके मेरी बात। चारों रिलेशनशिप सिर्फ डायग्राम को देखा है और मैंने लिखा है, तो ये आपके पास आ जाता है। ये देखो डायग्राम, आप टोटल प्रोडक्शन की टेबल या सॉल्यूशन है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके पास एक टेबल और आएगी, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न टू फैक्टर, या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डायग्राम या डेफिनेशन क्या होगी, मैंने कहा ज़मीन खाली पड़ी थी तो सबसे पहले मैंने लेबर लगाई, यानी फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन किया वेरिएबल फैक्टर को, तो लिखता है एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर। पहले MP के एंगल से लिख रहा है, MP सबसे पहले कहीं ना कहीं इनिशियली राइज होएगी, फिर मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगी, फिर गिरना शुरू, फिर जीरो और फिर नेगेटिव। इम्प्लाइड दैट टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इवेंचुअली सिचुएशन मस्ट अराइज जहाँ पर MP जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, MP गिरना शुरू हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब MP ज़ीरो हो जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं वो नेगेटिव होना भी शुरू हो जाएगी। ओके है मेरी बात। अब टेबल आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, वैसे हमने आपको बता ही दिया। कहीं ना कहीं सबसे पहली स्टेज में हमने डिफरेंस को बढ़ाया तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। दूसरी स्टेजेस में हमने क्या किया, डिफरेंस को कम करके दिखाया, दैट इज़ डिमिनिशिंग रिटर्न है। और तीसरे वाले में नेगेटिव हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव रिटर्न। ओके हो रही है मेरी बात। अब देखो रिलेशनशिप, ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कट करके दिखाया है। अब आप रिलेशनशिप को चाहो तो यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हो। MP टेंड्स टू राइज, अगर MP बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इट इज़ ए सिचुएशन जहाँ पर आपका फ़ायदा या प्रोडक्शन तेज़ी से हो रही है। तो अगर MP आपकी बढ़ रही है तो टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ेगी लेकिन इंक्रीजिंग रेट से, यही बताया था मैंने पीछे। उसके बाद एक टाइम आना शुरू हो जाएगा जब MP डिक्लाइन हो जाएगी, और अगर MP डिक्लाइन होएगी टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग रेट से। डन मेरी बात। उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी जो MP बिकम्स नेगेटिव, MP नेगेटिव हो जाएगी तो टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट्स फॉलिंग या डिक्लाइनिंग। क्लियर तीनों बातें, और वो ज़ीरो वाली बात भी आप इसमें लिख सकते हो। अब आपके पास सबसे पहले पूछ रहा है भाई क्या कारण था स्टेज 1 का, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड स्टेज 1। स्टेज 1 के अंदर आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स थे, याद आया ना, मैंने कहा तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो क्या रीज़न हो सकता है, ज़मीन खाली पड़ी थी, ज़मीन के ऊपर कोई लेबर नहीं लगी हुई थी, स्पेशलाइजेशन आना शुरू हो गया, यही सब चीज़ें। तो फुलर यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया हमने फिक्स फैक्टर का, ज़मीन का हमने कहीं ना कहीं अच्छा उपयोग शुरू कर दिया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने लगे हैं, काम बट गया, सारा का सारा काम एक लेबर को नहीं करना पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन आई है, और स्पेशलाइजेशन आई है तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। अब उसने पूछा भैया सेकंड स्टेज का क्या कारण था। स्टेज सेकंड, टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रही थी लेकिन डिमिनिशिंग रेट थे, MP जो है वो गिर रही थी, इसका रीज़न क्या है, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, यानी कि जो आपका फिक्स फैक्टर होता है वो एक लिमिट के बाद प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता, चाहे उसके ऊपर आप कितनी ही लेबर क्यों ना लगा लो। तो लिख रहा है फिक्स फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग रिटर्न शो करेगा, जैसे जैसे मैं फिक्स फैक्टर से कंबाइन करता जाऊंगा, फिक्स फैक्टर बेचारा वियर और टीयर ख़राब होता जाएगा, मशीनों पर जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगा मशीन ने उतनी ज़्यादा रिपेयर मांगेगी, और रिपेयर मांगेगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी कि कहीं ना कहीं लैंड और कैपिटल और लेबर कहीं ना कहीं एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट नहीं है, हर बार सिर्फ लेबर बढ़ाकर काम नहीं चलता, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कैपिटल भी बढ़ानी
पड़ेगी। और पुअर कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से काम नहीं कर रहे, तभी तो आपकी प्रोडक्शन गिर रही है। कौन अच्छे से काम नहीं कर रहा? वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर। इसके बाद कहीं ना कहीं अजम्पशन आ जाती है, रेशियो ऑफ फैक्टर्स इन विच प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज। तो देखो शॉर्ट रन में तो मैंने वैसे ही कहा था कि कहीं ना कहीं आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, उनके अंदर बदलाव आपको देखने को मिलता रहता है। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। यहाँ पर कहता है कि एक 20 साल का लेबर, एक 20 साल वाली लेबर और एक 60 साल का बुजुर्ग, अगर हम उसे लेबर कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी सेम है। कहीं ना कहीं जब मैं लेबर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि भाई मैंने 2 लेबर लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, तो कहीं ना कहीं उन लेबर की एफिशिएंसी सेम है, उनकी काम करने की क्षमता सेम है। तो ये अजम्पशन में ले रखा है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, तभी हमें ये अजम्पशन लेनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को मैं यहाँ पर कांस्टेंट रखने की कोशिश करता हूँ। फिर से वही देखो, एमपी इंक्रीज होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न, एमपी डिक्रीज होगा तो डिमिनिशिंग रिटर्न, एमपी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रिटर्न। ओके मेरी बात। इसके बाद पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ, क्या मैं इस लॉ को पोस्टपोन कर सकता हूँ? क्या हर ज़मीन के ऊपर यही लॉ आपको देखने को मिलेगा? तो हाँ, ये लॉ देखने को ज़रूर मिलता है, लेकिन मैं इसे पोस्टपोन कैसे कर पाऊँगा? जब मेरे पास नए बीज, नई खाद, नई फर्टिलाइज़र, नई टेक्नोलॉजी होगी। तो व्हेन देयर इज़ ए इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो मैं कुछ टाइम पीरियड के लिए इस लॉ को क्या कर सकता हूँ? सरपास कर सकता हूँ, इस लॉ को फेल कर सकता हूँ। व्हेन सम सब्सटीट्यूट फैक्टर इज़ डिस्कवर्ड, सपोज मैं 6 महीने अपनी ज़मीन के ऊपर गेहूँ उगाता था और 6 महीने मेरी ज़मीन खाली रहती थी। अब मैंने ऐसा कोई सब्सटीट्यूट ढूंढ लिया कि मैं पूरे 12 महीने उसके ऊपर प्रोडक्शन कर सकता हूँ, तो दैट इज़ पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ। ओके। फिर से वही लिख रहा है जो टीपी और एमपी का हमने रिलेशनशिप पढ़ा। एमपी इंक्रीज, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी डिमिनिशिंग, टीपी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, एमपी ज़ीरो हो जाएगा, टीपी मैक्सिमम हो जाएगा, और एमपी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा तो टीपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। अब ये दूसरा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप लिख लो, दूसरे वाला एमपी और एपी का रिलेशनशिप। अब मैं इसके लिए डायग्राम बना रहा हूँ, आपको ये डायग्राम देखना है ताकि आप इसे क्लियर समझ पाओ। ओके, अब ये मैं एमपी और एपी का डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओ। अभी ये आपका है ए एमपी, कहीं ना कहीं एमपी अपनी मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा, फिर 0 पर पहुंचा और फिर नेगेटिव होगा, यही एमपी था। तो कहीं ना कहीं अब हम एपी बना रहे हैं, एपी कुछ ना कुछ इसके साथ बढ़ेगा, एमपी यहाँ तक एपी यहाँ तक बढ़ता रहेगा और उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमें क्या लिखना है कि भाई व्हेन एमपी ज़्यादा है एपी से, ध्यान से देखना क्या करने की बात कर रहा हूँ। जब एमपी ज़्यादा है एपी से, तो जो आपकी एवरेज प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी, एपी इंक्रीज़ होगा। इस पॉइंट से पहले देखो क्या दिखाई दे रहा है, एमपी की वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे रही है, एपी की वैल्यू कम दिखाई दे रही है, और एपी आपको हर बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है पहली रिलेशनशिप। दूसरी रिलेशनशिप, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? सबसे पहले किसकी वैल्यू ज़्यादा है? अगर मैं बात करूँ तो एपी की वैल्यू ज़्यादा है, तो व्हेन एमपी इज़ लेस देन एपी, तो एपी आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, एपी इज़ फॉलिंग। तीसरी बात करते हैं, जब आप इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं एम पी इज इक्वल्स टू ए पी है, एम पी ए पी के बराबर है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एम पी कट्स ए पी, एम पी ने ए पी को काट दिया एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। तो जहाँ पर ए पी कर्व का मैक्सिमम पॉइंट था वहाँ पर एम पी ने उसे कट कर दिया। क्लियर है? तो यही चीज़ देखो यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा है। AP इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज, जब आपकी MP की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यानी वन MP इज़ ग्रेटर देन AP, AP बढ़ेगी। उसके बाद MP इज़ लेस देन AP, AP गिरेगी। और जहाँ पर MP और AP बराबर होगी वहाँ पर AP अपने मैक्सिमम पर होगी और MP उसे कट कर रही होगी। MP तीनों हो सकती है, पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव, लेकिन AP हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी।
क्लियर है दोस्तों, आपके पास सिर्फ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन था, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन आपके में नहीं है, तो इसलिए आपको यहीं तक समझना है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए वो आपको देखने हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास आ जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है टीपी एंड एमपी का, और तीसरा क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाता है एपी एंड एमपी का। क्लियर है दोस्तों? अगर अब भी आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे मैसेज, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, मैं आपको नई वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू।